एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 11। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। बहुत ही आसान है डाउनलोडिंग प्रोसेस। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम सब। 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर में कौन दो शहर रहा, यानी इस बार सिर्फ एक शहर को प्रथम स्थान का गौरव हासिल नहीं हुआ है बल्कि दो शहर को मिला है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरत और इंदौर, दूसरा है भोपाल और लखनऊ, तीसरा है नवी मुंबई और चेन्नई, चौथा है चंडीगढ़ और प्रयागराज। तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर सूरत और इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। सिर्फ 5 सबसे स्वच्छ शहर इस साल के, तो पहले नंबर पे है इंदौर और सूरत दोनों। इंदौर लगातार 7वां बार सबसे स्वच्छ शहर बना है और इंदौर है मध्य प्रदेश में, सूरत है गुजरात में। ठीक है, दूसरा स्पॉट वैसे ही खाली होगा क्योंकि दो तो पहले ही बन चुके हैं और दोनों प्रथम ही स्थान पे हैं। ये मत समझिएगा कि सूरत दूसरे स्थान पे। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आप सबको। पहला स्थान पे इंदौर और सूरत दोनों है, तीसरे स्पॉट पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे स्पॉट पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पे है भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सबसे स्वच्छ शहर की बात हो गई। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिर्फ 3 शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? सासवड, पाटन और लोनावाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेरो लिखा गया है, यहाँ पे शहर कर लेंगे और यहाँ पे शीर्ष होगा। ठीक है, मैं काट के कर देता हूं, तो यहाँ पे शहर कर लेंगे आप सब सभी और यहाँ पे शीर्ष होगा। अभी इसमें और है, देख लेते हैं हम सब। सेशन अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को। चलिए दूसरा है 18 जनवरी 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की कितनेवां बैठक का आयोजन किया गया, मतलब कितने टाइम से है बैठक की। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूसरा, दूसरा है 5वां, तीसरा है चौथा और चौथा है पहला। तो सेकेंड नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पहला। आइए जानते हैं इसके बारे में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय क्या है? यह पहला सलाहकार निकाय है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए सोशल ऑडिट को संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया है। देश में मेघालय सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है। सोशल ऑडिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले हॉर्वेड वेवन ने 1953 में अपनी पुस्तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन में किया था। अब इससे आप समझ पाएंगे उदाहरण से, भारत सरकार का मनरेगा कार्यक्रम सोशल ऑडिट का उदाहरण है। ठीक है, तो देख सकते हैं उसमें सामाजिक गतिविधि होता है। 100 डे का रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत। गांव में सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है मनरेगा के तहत। ठीक है, 100 डे का रोजगार मिलता है, एक फैमिली में एक लोगों को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस गैर कानूनी संगठन की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अप्रैल 1977 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दूसरा है मई 1978 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, तीसरा है जून 1978 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और चौथा है सितंबर 1979 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अप्रैल 1977 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी और यह गैर कानूनी संगठन था जिसको यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो जब 9/11 अटैक हुआ था तो इसके बाद इस गैर कानूनी संगठन को 2001 में प्रतिबंध किया था। आइए जानते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए क्या है। तो यूएपीए को 1967 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में गैर कानूनी गतिविधि मतलब जो इलीगल वर्क करता है कोई भी संगठन हो या उसमें शामिल कोई भी व्यक्ति हो, तो गतिविधियों में संलिप्त संगठनों पर प्रभावकारी रूप से प्रतिबंध लगाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक पर आरोप लगाए जा सकते हैं
ये नहीं कि सिर्फ भारतीय पर, आप अगर विदेशी हैं और भारत में अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप पे भी ये एक्ट लागू होता है। जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र को दायर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सब। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1919, यह अधिनियम 1967 के अधिनियम को संशोधित करता है। यह अधिनियम के प्रमुख आधार, मतलब कब कब आपको इस एक्ट के तहत जाना पड़ सकता है, यदि वह आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है। तो इस स्थिति में आप पे यूएपीए का एक्ट लगेगा और आपको आपके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा जो भी ऐसा काम करेगा। तो तीसरा का आंसर हो गया पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 28 जनवरी 2024 को किनके द्वारा नई दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमित शाह, दूसरा है प्रहलाद जोशी, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है डॉक्टर एस जयशंकर। तो चौथा का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 75 साल हो गए हैं तो इस वजह से हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन हुआ। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं हम सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की। इसके तहत डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई वेबसाइट शामिल है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में क्या होगा, तो इसमें 1950 के बाद 36,308 मामले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कवर किए गए हैं उसके सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप में उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होंगे। जिला अदालत में न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी प्रारूप में होगी। यह ई कोर्ट परियोजना क्या है, तो यह प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट परियोजना है। देखिए, जिस मंत्रालय की परियोजना होती है उसका नाम आप जरूर याद रखें, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय, इसे याद रखेंगे आप सब। 2007 से देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालय में क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 4 का थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 जनवरी 2024 को पूरे देश में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की कितनवीं जयंती मनाई गई? इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 192, दूसरा 190, तीसरा 195 और चौथा 193। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 193। ठीक है, तो लड़कियों की शिक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी की समाज सुधारक और कवयित्री थी। लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोलने का श्रेय दिया जाता है। ये सब हिस्ट्री के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने एक देखभाल केंद्र की शुरुआत की जिसे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है। 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधन समाज से भी ये जुड़ी थी। तो 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये इनकी 193 जयंती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के कोडरमा में एक गिद्ध रेस्तरां की स्थापना की गई ताकि गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित किया जा सके? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। आइए इस रेस्तरां के बारे में जानते हैं हम सब। इसका उद्देश्य गिद्धों पर पशुधन दवा, विशेष रूप से डाइक्लोफेनेक, ये दवा का नाम आप याद रखेंगे, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि गिद्ध को प्रभावित करने वाला यानी गिद्ध को मारने वाला कौन सा दवाई है, तो डाइक्लोफेनेक के प्रतिकूल प्रभाव का समाधान करना है। यह गिद्ध रेस्तरां तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में 1 हेक्टेयर में स्थापित किया गया है। यहाँ अन्य जानवर को रोकने के लिए चारों ओर बांस की बाड़ लगाई गई है, मतलब घेर दिया गया है। झारखंड वन विभाग ने एक गिद्ध विवेचन और बचाव केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और बिहार का एक जिला भागलपुर है, तो वहां भी गिद्ध संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016 और चौथा है 2017। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 2015। लाल कृष्ण आडवाणी
का जन्म 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आडवाणी पहली बार वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री थे। 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। तो ये गृह मंत्री का पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7 का आंसर हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष और संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने भारत टेलीकॉम 2024 नामक इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो के मौके पर किस पोर्टल का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत 5G पोर्टल, दूसरा है दूर संचार सबसे तेज, तीसरा इंटरनेट 5G और चौथा है भारत 4G पोर्टल। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारत 5G पोर्टल इज द राइट आंसर। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं हम सब। भारतीय टेलीकॉम 2024 का आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया गया। भारत 5G पोर्टल का उद्देश्य भारत की 5G क्षमताओं को बढ़ावा देना और दूर संचार क्षेत्र के भीतर नवाचार सहयोग में वृद्धि करना है। इस प्रकार 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 4। 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। ऋत्विक रंजन पांडे वर्तमान में इसके सचिव हैं। 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और अगले 5 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, आपको पता है वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है, यह भी याद रखेंगे आप सब। आइए 4 सदस्य के नाम को हम सब जानते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 3 पूर्णकालीन सदस्य हैं, जिसमें पहला अजय नारायण झा, दूसरा है एनी जॉर्ज मैथ्यू, तीसरा है निरंजन राजाध्यक्ष, एक अंशकालीन अध्यक्ष भी बने सौम्य कांति घोष। ठीक है, तो इस प्रकार 9 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 70 बीपीएससी करंट अफेयर्स का वीडियो डेली में लाऊंगा संडे को छोड़ के। ठीक है, चलिए 10 है। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य शिमला के लिटकोर में असम राइफल मुख्यालय में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो 10 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 31 अक्टूबर 2023 को किनके द्वारा मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया? इस पोर्टल में केवल 3 महीने में 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण पूरे हो गए हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा है पीएम नरेंद्र मोदी, तीसरा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चौथा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भारत पोर्टल देश के युवाओं को रचनात्मक और परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए प्रेरित करने, युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी और योगदान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 11 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए आज के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। तो 12 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर और इस संस्था की स्थापना 1942 में हुई थी। तो ये था 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, अभी से करंट अफेयर्स अगर आप करेंगे तो 30 सितंबर को आसानी होगी और अभी से इग्नोर करेंगे तो फिर जाकर के लास्ट में आप इतने कठिन करंट अफेयर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से करें। मैं 12 क्वेश्चन आपको डेली करवाऊंगा, तो 6 दिन करवाऊंगा, मंडे से सैटरडे, और हो जाएगा 12 गुना 6 के 72 क्वेश्चन वीकली हम सब करेंगे और जिससे कि आप सबका कंप्लीट होता जाएगा। आगे इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा भी देंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।